नमः संस्कृताय सर्वभ्याय नमो नमः। आप सबको मेरा नमस्कार। आप सभी का साधुवाद करता हूं द गैलेक्सी स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, आज हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दो, संधि प्रकरणम से कक्षा 10वीं में 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। कितने नंबर के? 4 नंबर के। ठीक है, और कक्षा 9वीं में 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, और कक्षा 6वीं, कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं में से निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों सर्वप्रथम ये जान दो कि संधि का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है समझौता करना। अब किसका समझौता करना? ये दो वर्णों का आपस में समझौता करना, या मेल मिलाप करना, या संधान करना। अब देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे संधि शब्द से व्युत्पत्ति। क्या पढ़ेंगे? व्युत्पत्ति। मतलब कि संधि शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई। जिस संस्कृत में समुपसर्ग क्रिय धातु कथ प्रत्यय, उसी प्रकार इस संधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है और कौन सा धातु है और कौन सा प्रत्यय है और इसका क्या अर्थ है। 2 नंबर पे बात यह है कि संधि शब्द से, प्रिय विद्यार्थियों शब्द से में षष्ठी विभक्ति लगी है, तो इसका मतलब होता है संधि शब्द की। संधि शब्द की क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे नंबर 3 पे पढ़ेंगे संस्कृत भाषा के महान कवि पाणिनि की परिभाषा। नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? संधि भेदा। संधि भेदा का मतलब होता है संधि के कितने भेद होते हैं, मतलब संधि कितने प्रकार की होती है, ये पढ़ेंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दो कि भाई संधि का अर्थ तो मैंने बता दिया कि समझौता करना या मेल मिलाप करना या संधानम करना। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक पद लिया है, उस पद का नाम है संधि। अब इसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई? व्युत्पत्ति का मतलब होता है विशेष रूप से होने वाली उत्पत्ति। विशेष व्युत्पत्ति का अर्थ होता है विशेष रूप से होने वाली उत्पत्ति। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस संधि शब्द में सम क्या है? उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, अब जिस प्रकार व्याकरण में भी 2 उपसर्ग हैं, वी और आंग, तो उसी प्रकार संधि में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। अब पूछ लिया जाए कि संधि शब्द में या पद में कौन सा धातु है, तो धातु का नाम है डूधाय। क्या धातु का नाम क्या है? डूधाय। डूधाय धातु में क्या शेष रहता है? धा धातु शेष रहता है। ये धा क्या है? धातु है। ठीक है, अब देखो कि संधि शब्द में की क्या है? प्रत्यय है। की क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, की क्या है? प्रत्यय। अब सम उपसर्ग से और धा धातु से और की प्रत्यय से इनका मेल मिलाप कर कर और इनका समझौता करके किस शब्द की, कौन से शब्द का निर्माण कर दिया था? शब्द का। क्योंकि की प्रत्यय में क का लोप हो जाता है, ई शेष रहता है, धा में भी आ का लोप हो जाता है, ध शेष रहता है, और सम उपसर्ग। अब देखो ये सम उपसर्ग है। सम के बाद में धातु कौन सा है? धा धातु। धा के बाद में प्रत्यय कौन सा है? की प्रत्यय। ठीक है, की में किसका लोप हो गया? क का, तो शेष क्या बचा? ई। और धा में किसका लोप हो गया? आ का, तो शेष क्या बचा? ध। ध कैसा बचेगा? हलन। ये बचा सम।
आप देखो मैंने कहा म अनुस्वार, म का क्या हो जाएगा अनुस्वार। अनुस्वार कब होता है कि म के बाद में कोई भी व्यंजन आ जाता है तो म का क्या हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा। ये लो स के ऊपर अनुस्वार लगा दिया और ध के ऊपर इसकी की क्या लगा देंगे मात्रा लगा देंगे। और इस संधि का मतलब होता है समझौता करना या मेल मिलाप करना। ठीक है, करना या मेल मिलाप करना। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2 संधि शब्द से परिभाषा। क्या पढ़ेंगे संधि शब्द से की परिभाषा पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए परिभाषा। संस्कृत में परिभाषा होती है वर्ण संधानम संधिः। ये संस्कृत में परिभाषा होती है वर्ण संधानम संधिः। अब देखो अर्थात इनकी परिभाषा होती है द्वयोः। प्रिय विद्यार्थियों इस द्वय का मतलब होता है दो। फिर है वर्ण्योः। वर्ण्यों का अर्थ होता है वर्णों का, दो वर्णों का। परिस्प्रम यत, परिस्प्रम का अर्थ होता आपस में और यत का मतलब होता है जो। परिस्प्रम का अर्थ होता है आपस में और यत का मतलब होता है जो। द्वयो वर्ण्यो परिस्परम यत संधानम मेलनम वा भवति तत् संधि रीति कथ्यते। ये इनकी संस्कृत में परिभाषा है, बिल्कुल सरल है कि वर्ण संधानम संधि। पुनः बोले वर्ण संधानम संधि अर्थात द्वयो वर्ण्यों का अर्थ क्या होता है दो। वर्ण्यों का मतलब होता है वर्णों का, दो वर्णों का। परस्परम का अर्थ होता है आपस में, तो ये लो आपस में, बिल्कुल सरल है आपस में। यत का मतलब होता है जो, तो यहां लिख दो जो। संधानम का मतलब होता है संधान और संधान का मतलब होता है मेल मिलाप। मेलनम का मतलब होता है मेल मिलाप और मेल मिलाप का मतलब होता है समझौता। दो वर्णों का आपस में जो संधान मेल मिलाप या समझौता होता है भौतिक का मतलब होता है ये भौतिक का मतलब होता है वह संधि कहलाती है। यथा इनका मैं एक उदाहरण बताता हूं। अब देखो वर्ण संधानम संधि अर्थात द्वयो वर्ण्यो परस्परम यतो संधानम मेलनम वा भवति तत् संधि रीति कथ्यते। कि दो वर्णों का आपस में जो संधान जो मेल मिलाप या समझौता होता है वह संधि कहलाती है। किस प्रकार, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे एक पद दे दिया विदा और दूसरा पद मैंने यहाँ दे दिया आलय। क्या दे दिया आलय। संस्कृत भाषा में चाहे हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो संधि करते समय हमारे पास दो या तीन पद होते हैं। ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है। आप पहले पद के अंत में जाइए और दूसरे पद के आगे आइए, बस इतना ध्यान रखना। पहले पद के अंत में जाइए और दूसरे पद के आगे आइए। तो पहले पद के अंत में जाओगे तो हमको कौन सा स्वर मिल रहा है, स्वर मिल रहा है, उस स्वर का नाम है आ। क्या है आ। अब देखो यहां से आ को हमने यहां लिख दिया तो यहाँ पे शेष क्या बचेगा, यहाँ पे विधेय शेष बचेगा, वो भी हलंत के रूप में। क्यों, क्योंकि इस ध से हमने आ को अलग कर दिया है तो पी से अकेला ही बचेगा। अब दूसरे पद के आगे आओ और दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है, पहला पद क्या है आ है, पहला पद क्या है आ।
आप देखो इसी आ को हम यहाँ लेके आए तो यहाँ से ये आ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे शेष क्या बचेगा, दूसरे पद में सिर्फ शेष बचेगा लय। अब ध्यान दो, वो मैंने क्या बोला कि दो वर्णों का आपस में, अब ये दो वर्ण, ये आपस में दो वर्ण, इन दो वर्णों का क्या हो जाएगा, मेल मिलाप हो जाएगा, इन दोनों वर्णों का समझौता हो जाएगा। इनका समझौता होगा तब आ और आ मिलकर किनका निर्माण कर देते हैं, आ का कर। अब देखो यही आ है, ये आ इन दोनों आ से मिलकर बना, इस आ की मात्रा कहाँ लग जाएगी, इस ध में लग जाएगी तो हलन हट जाएगा और आ की मात्रा लग जाएगी। इसी आ की मात्रा यहाँ लगेगी तो आ यहाँ से भी हट जाएगा, पीछे क्या बचा लय। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, विद्यालय, क्या लिख दोगे, विद्यालय। तो इस प्रकार संधि होती है। विद्या प्लस आलय, ये हमारे पास दो पद हैं, पहले पद के अंत में जाइए, दूसरे पद के आगे आइए। पहले पद के अंत में आ लिखा हुआ है और दूसरे पद के आगे आ लिखा, ये आ और आ दोनों मिलकर किनका निर्माण कर देते हैं, आ का। और ये विद्या प्लस आलय है, यानी विद्यालय। अब देखो, अब है पाणिनीय परिभाषा। किनकी परिभाषा है, पाणिनीय परिभाषा। पाणिनीय की परिभाषा है पर सन्निकर्ष संधान, पर सन्निकर्ष संधान, अर्थात इनकी परिभाषा है कि वर्णानाम अत्यंत निकटता, वर्णानाम अत्यंत निकटता संहिता इति कथ्यते, बिल्कुल सरल। पर सन्निकर्ष संधान अर्थात वर्णानाम माने वर्णों की अत्यधिक निकटता हो जाती है, और अत्यधिक निकटता होने से उनके बीच में क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है, और समझौता होना ही संधि कहलाती है। अत्यधिक निकटता आ जाती, बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं। जिस प्रकार एक उदाहरण दे रहा हूं मैंने लिख दिया वी और वी के बाद में मैंने लिख दिया उत्पत्ति। अब ध्यान देखो, ये हमारा पहला पद है और ये हमारा दूसरा पद है। आप पहले पद के अंत में आइए, वी के अंत में आइए, तो वी के अंत में हमें क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, ठीक है। तो वी से हमने ई को अलग कर दिया, यहाँ पे शेष क्या बचेगा, वह बचेगा, वो हलंत के रूप में बचेगा। वह किसके रूप में बचेगा, हलंत के रूप में बचेगा। आप देखो उत्पत्ति में जिस प्रकार आलय के आगे आए तो हमारे दूसरे पद के आगे, और दूसरे पद के आगे क्या लिखा हुआ है, ऊ लिखा हुआ, ठीक है। तो इस ऊ को हमने यहां लिख दिया, तो इस ऊ को यहां से हमने क्या कर दिया, काट दिया। तो यहां पे शेष क्या बचा, तपती, ठीक है। अब देखो वहां पे क्या हुआ कि दो वर्णों के आपस में समझौता हुआ तो आ का निर्माण हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये ई का आदेश होगा। ई का आदेश क्या होगा, ये होगा। ध्यान देना कि ये यण संधि का नियम है, वो सवर्ण दीर्घ संधि का नियम था। यण संधि का नियम है कि ई या ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ई के स्थान पर य का आदेश होता है। तो ये ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आया है, मतलब ई से अलग आया है, तो ई का स्थान पर आदेश क्या हो जाएगा, य का आदेश हो जाएगा। अब ये उ है, इस उ की मात्रा कहां लगेगी, इस य के साथ लगेगी, तो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। अब देखो इनका अपन समझौता करेंगे, इनका ये वह आधा है, मतलब हलंत है, इनके पीछे कोई स्वर नहीं है, तो हम वह को कैसा लिखेंगे, आधा लिखेंगे। उसके बाद में हम क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। उसके बाद में क्या लिख देंगे, तपति। क्या हो जाएगा, व्युत्पत्ति, यानी विशेष रूप से होने वाली उत्पत्ति। क्योंकि ई की और ऊ की बिल्कुल अत्यधिक निकटता आ गई, बिल्कुल पास पास में निकटता आ गई। बिल्कुल पास पास में आने पर इनका भी क्या हो गया, ई के स्थान पर य का आदेश हुआ और ऊ की मात्रा य के साथ लगी तो यू का निर्माण हो गया। तो ये होती है संधि। अब अगला है संधि के
भेद। अब देखिए एक अगला और उदाहरण, ताकि आपको समझ में आ जाएगा उदाहरण। अब देखिए एक उदाहरण और दे रहा हूं, जिस प्रकार मैंने ले लिया इति आदिशु। क्या दे दिया? इति आदिशु। पाणिनि ने बताया कि दो वर्णों का आपस में अत्यधिक निकटता आ जाती है तो उनका मेल मिलाप या उनके बीच में समझौता हो जाता है। तो इति हमारा पहला पद है और आदिशि हमारा दूसरा पद है। पहले पद के अंत में आइए, पहले पद के अंत में आइए, हमें ती मिल रहा है। इस ती में कौन सा स्वर है? ई स्वर है। ठीक है, तो इति में ई को अलग कर दिया, पी से क्या बचा? पी से इत बचा है। ठीक है, यहाँ पे धन चिन्ह लगाइए। अब आदिशु मतलब ये दूसरा पद है, दूसरे पद के आगे आइए, दूसरे पद के आगे हमें क्या मिल रहा है? आ मिल, और इसी आ को हम क्या लेके कहां लेकर आ जाएंगे? नीचे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा? दूसरे पद में बचेगा दिशु। क्या बचेगा? दिशु। अब देखो मैंने कहा था यन संधि का नियम होता है ई या ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है, मतलब कोई अलग स्वर आता है, तो ई के स्थान पर किनका निर्माण हो जाता है या किनका आदेश हो जाता है? यह का आदेश हो जाएगा, यह हलंत रहेगा। अब यहाँ पे जो भी स्वर आता है उस स्वर की मात्रा कहाँ लग जाएगी? यह में लग जाएगी। तो यहाँ पे आ है, आ की मात्रा लगा दो, या बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इनका हम मेल मिलाप करते हैं, इनका समझौता करते हैं। तो ई का तो ई लिख देंगे, ये तो कैसा है? हलंत। इस हलंत के बाद में कोई भी स्वर की मात्रा नहीं है तो हम उसको अर्थ के रूप में लिखेंगे, मतलब आधा लिखेंगे। तो त को आधा लिख देंगे, यह को पूरा लिख देंगे और दीसु को दीसु लिख देंगे। क्या बन जाएगा? इत्यादिशु। इत्यादिशु। अब हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के संधि के भेद। अब देखो संधि भेदा, संधि भेदा मतलब संधि के कितने भेद होते हैं? तो संस्कृत व्याकरणे, संस्कृत व्याकरणे मतलब संस्कृत की व्याकरण में संदेह त्रयोभेदा, त्रयोभेदा संति कि संस्कृत व्याकरण संदेह त्रयो भेदा संधि, यानी संस्कृत के व्याकरण में संधि यानी संधि के, त्रयो यानी तीन, भेद यानी भेद, संधि यानी है। संस्कृत व्याकरण में संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। तो देखो त्रयो भेदा कौन कौन से, मतलब तीन भेद कौन कौन से हैं? ते इथम संति वे इस प्रकार है। ते इथम संति वे इस प्रकार है। पहले संधि का नाम है अच संधि, और अच संधि को संस्कृत में बोला जाता है स्वर संधि। क्या बोला जाता है? स्वर संधि। ठीक है, दूसरी है हल संधि, और हल संधि को बोला जाता है व्यंजनम संधि। क्या बोला जाता है? व्यंजनम संधि। व्यंजनम संधि। और तीसरी संधि है, उनका नाम है विसर्ग संधि। ये संस्कृत व्याकरण है संधि त्रयो भेदा संधि ते इथम संधि वो इस प्रकार है। अच संधि, अच संधि को स्वर संधि बोला जाता है, मतलब अच की संख्याएं 9 होती है और स्वर की संख्याएं 13 होती है। और हल में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। और विसर्ग की संख्या कितनी होती है? विसर्ग तो सिर्फ एक ही होता है जो अयुग्मा का एक भाग होता है। ठीक है, तो अच संधि को ही स्वर संधि बोला जाता है, और हल संधि को ही व्यंजनम संधि बोला जाता है, और विसर्ग संधि को विसर्ग संधि बोला जाता है। अब देखो कि अच संधि के कितने भाग होते हैं। अच संधि के भी निम्न प्रकार के भाग होते हैं। अच संधि के भी निम्न प्रकार के भाग होते हैं, जैसे यन संधि,
यण संधि के बाद में आती है अयादी संधि, ठीक है। इनके बाद में आता है गुण संधि, गुण संधि के बाद में आती है दीर्घ संधि। इनमें सिर्फ दो स्वरों की ही आपस में मेल मिलाप होगा, न कि व्यंजन का होगा। सिर्फ स्वर संधि में स्वरों का ही मेल मिलाप ही होगा, व्यंजन संधि में सिर्फ व्यंजन का ही मेल मिलाप होगा, और उनके साथ स्वर का भी हो सकता है, लेकिन स्वर संधि में सिर्फ स्वर संधि का ही मेल मिलाप होता है। दीर्घ के बाद में वृद्धि, वृद्धि संधि के बाद में पूर्व रूपम, पूर्व रूप संधि के बाद में है पर रूप संधि, पर रूप संधि के बाद में प्रकृति भाव संधि, ये है हमारे अच संधि या स्वर संधि के भाग। अच संधि या स्वर संधि के भाग मतलब अच संधि कितने प्रकार की होती है? कम से कम 8 प्रकार की होती है। यण संधि, अयादी संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। अब देखो यण संधि और अयादी संधि में क्या होता है? इन दोनों संधियों में किसी एक पहले पद में जो वर्ण होता है उस पहले पद वर्ण के स्थान पर आदेश होता है। और इन पांचों संधियों में क्या होता है? इन पांचों संधियों में पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों मिलकर एकादश करते हैं। एकादश मतलब किसी एक वर्ण का आदेश करते हैं। गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि, ये 5 संधियां, इनमें एक पहला पद होता है, एक उत्तर पद होता है। दोनों पदों में जो वर्ण आते हैं उन वर्णों का जो मेल होता है, उन मेलों में किसी एकादश मतलब उन दो मिलकर एक का आदेश करते हैं। और यण और अयादी में सिर्फ पहले पद के वर्ण के स्थान पर ही आदेश होगा, न कि दूसरे पद वाले वर्ण का आदेश होगा। कैसे होगा? जैसे अब जैसे मैंने एक दे दिया आपको, सुधंच ने आगत, क्या दे दिया? सुधंच ने आगत। अब देखो ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है। आज मैं सिर्फ उदाहरण समझा रहा हूं, कल हम अच संधि और स्वर संधि अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इस स में क्या है? उ है, ठीक है। देखो इस स से सु से हमने उ को अलग कर दिया तो पीछे क्या बचा? स किसके रूप में बचेगा? हलन के रूप में बचेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आ लिखा हुआ, पहले दूसरे पद के आगे आइए, आ लिखा हुआ तो इस आ को हम नीचे लिखा जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पीछे क्या बच गया? गत। गत का मतलब गया। अब देखो उ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है, उ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उ के स्थान पर किसका आदेश होता है? व का। अब यहाँ पे जो भी स्वर आता है उस स्वर की मात्रा कहाँ लग जाएगी? व के साथ लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा? वाह बन जाएगा। अब देखो इनका मेल करो, ये स कैसा है? आधा है, क्योंकि इसके पीछे कोई स्वर आया नहीं। स्वागत, क्या बन जाएगा? स्वागत। क्या बन जाएगा? स्वागत। क्योंकि यण संधि का नियम होता है, देखो यहाँ पर सिर्फ इस उ के स्थान पर ही आदेश हुआ, सिर्फ न कि आ के स्थान पर आदेश हुआ है। क्योंकि यण संधि का नियम होता है ई या ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पर ये हो जाता है। उ या उ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर या अलग स्वर आता है तो उ के स्थान पर व का आदेश हो जाता है।